नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में कांग्रेसी आखिरकार इतने तेवर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है कि वो इस बार अपने महागठबंधन में भी काफ़ी उग्र रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में लगातार देर होती रही है। कांग्रेसियों में जो ये गर्मजोशी है, जो ये अति उत्साह है, उसका कारण क्या है? एक कांग्रेसी बताते हैं कि इस बार राहुल गांधी ने जो बिहार में वोट चोरी यात्रा की और उसके पहले संविधान यात्रा की और सारी यात्राएं की, उसके चलते बिहार में जो कांग्रेस का जनाधार है वो बढ़ा है और इसलिए कांग्रेसी ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा के इनाम के तौर पर उनको बिहार में 2020 के चुनावों से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ऐसी उम्मीद थी कांग्रेसियों को। लेकिन स्थिति ये आ गई है कि ताज़ा स्थितियों को देखते हुए महागठबंधन जो है उसमें शामिल पार्टियां कांग्रेस को 2020 के चुनाव के बराबर सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें महागठबंधन में मिली थी, लेकिन जीत हुई मात्र 19 पर और इसलिए कई जो गठबंधन के दल हैं जिनमें आरजेडी प्रमुख है, केंद्र में वही है, उनका मानना है कि कांग्रेस इतनी सीटें नहीं निकाल सकती, अब भी नहीं निकाल सकती। कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक जो संरचना है उसमें भी कई सुधार किए हैं। बहुत समय के बाद में एक दलित राजेश राम को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश राम जो हैं वो रविदास समाज से आते हैं, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोटर थे और अब भी माना जाता है कि काफ़ी संख्या में वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जगजीवन राम और बाद में उनकी बेटी मीरा कुमार भी इसी जाति से हैं और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि ये जो जाति है वो उसका समर्थन उनको मिलेगा। जैसे चिराग पासवान को दुसाध का समर्थन मिलता है मुख्य तौर पर, उसके अलावा और भी जातियां हैं, या जीतन राम मांझी जो हैं उनको अति दलितों की जो कुछ जातियां हैं उनका समर्थन मिल जाता है। तो ये समीकरण इस बार कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आरजेडी और महागठबंधन में शामिल पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस को इस बार 60 सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही थी, उससे भी कम देना चाहती थी। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि गठबंधन में एक नए सदस्य का आगमन हो गया है, वो है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, मुकेश सहनी जिसके नेता हैं और वो भी एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम 4 सीटें तो उनकी पार्टी के खेमे में जाना तय ही है। ठीक उसी तरह से इस बार जो वामपंथी पार्टियां हैं वो भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी और उसका कारण ये है कि वामपंथियों का भी पिछले चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इसके साथ साथ जो वामपंथी पार्टियां हैं वो अति पिछड़ों और अति दलितों के बीच बहुत गहराई की पैठ रखती हैं और इसलिए उनको ये लग रहा है कि जो गैर बीजेपी वोट है वो जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो ज़्यादा खींच सकती हैं। इस बार जो माहौल बना है उसमें आरजेडी एक तरह से पूरी तैयारी कर चुकी है कि सरकार उनकी बने। हालांकि इसमें कई तरह की मुश्किलें अभी सामने है। एक मुश्किल तो यही है कि नीतीश कुमार ने और केंद्र की सरकार ने जो अभी थोड़े दिनों पहले करीब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए, उसके चलते महिला वोटर जो पहले से ही नीतीश कुमार के पक्ष में दिखाई देती थी, अब लगता है कि वो फिर से एकजुट हो सकती हैं। उसके अलावा जो वोटर प्रभावित हो सकते हैं उनमें जो ईबीसी वर्ग का वोटर है, ईबीसी ने कुल मिलाकर के
अभी तक नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है, जिनको 55वां समूह कहते हैं, यानी ऐसी 55 जातियां हैं जो ईबीसी में है, जिनको कि पंचायतों में और जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें नीतीश कुमार ने आरक्षण दे दिया था। तो ये एक बात जो है अभी भी है। अभी भी ये माना जाता है कि आसानी से नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा, अति दलित और महिलाओं का एक विशेष वोटर वर्ग खड़ा हुआ है, वो आसानी से टूटेगा नहीं, और इसलिए उन्हें पराजित करना आसान नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में भी कुछ ना कुछ नाराज़गी तो दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई हैं, देने की बात की जा रही है, जिस पर कि अभी जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं। एक मंत्री के नाम की चर्चा भी की जा रही है कि उनकी सीट भी जो है वो नहीं छोड़ी गई है। उसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू पिछली बार दूसरे स्थान पर था, उन सीटों को भी चिराग पासवान को दिया गया है, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया है। ये भी एक समस्या है। कुल मिलाकर दोनों तरफ समस्याएं हैं, और एक तीसरे फ्रंट के रूप में इस बार बहुत अच्छी तरह से उभर चुके हैं प्रशांत किशोर और उनका जन सुराज। ये लग रहा है कि जन सुराज का भी कई क्षेत्रों में असर दिखाई देगा, खासकर युवा वर्ग के भीतर। लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिरी क्षण में जो एक बड़ा दांव खेला और ये कहा कि बिहार में हर घर से कम एक युवक को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त असर दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे पत्रकारों और समीक्षकों का मानना है कि जो यूथ एकदम से जनसुराज की तरफ जा रहा था, वो अब जो है वो महागठबंधन की तरफ या आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ भी देखने लगा है। यानी कुल मिलाकर के चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो निश्चित तौर पर इसके बाद जो 2026 में 6 राज्यों में और चुनाव है, 5 या 6 राज्यों में, वहाँ भी वो जीत की तैयारी करेंगे। हालांकि उसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी आएंगे जहाँ उनकी मुश्किलें अभी ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन एक उम्मीद तो उनको बनती ही है। तो इसलिए ये लड़ाई काफ़ी गंभीर होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। और एक मुद्दा और उछाला जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। अभी तक जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये तो कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो सीटों का फैसला हुआ उसमें जेडीयू को और बीजेपी को बराबर सीटें दी गई, दोनों को 101 सीटें। लेकिन क्या अगर नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं तो भी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो जाएगी, जैसा कि 2020 में हुआ था। 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और जेडीयू को 43। उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो ये मामला जो है पेचीदा बना हुआ है और बहुत सारी सरगर्मियां चलती रहेंगी। हमने आपसे वादा किया था कि हम बिहार पर रोज़ कुछ अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो आज की कड़ी में हमने कांग्रेस के महत्व और जो वहाँ बदलते समीकरण है उस पर बात की। इस कड़ी में बस यहीं तक। आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध कि आप सत्य हिंदी का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, आप हमारे प्रोग्राम को बेहतर ढंग से देख पाएंगे। बेल आइकन बजा दें ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए, और इसके साथ साथ कमेंट में आकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.